नमस्ते दोस्तों। पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में अपन ने अभी तक 2021 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर्स को सॉल्व कर दिया है और बढ़िया डिटेल वे में अपन ने सॉल्व किया है। साथ ही साथ कहाँ पर एलिमिनेशन लग सकता है उन चीज़ों को भी डिस्कस किया है और वर्तमान में करंट में उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अपडेट में रही है, तो उसमें आपको देखिए कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी। एक तो पीवाईक्यूज हो रहे हैं सारे, ठीक है। दूसरा, आप एलिमिनेशन सीख लोगे जहाँ जहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तीसरा क्या सीखोगे कि अगर मान लीजिए 2024 में कोई क्वेश्चन बना था तो उस टॉपिक से अभी करंट में क्या चीजें चल रही है, तो एक ही साथ आपके तीनों ही चीजें कवर हो जाएंगी, पीवाईक्यूज भी, एलिमिनेशन भी और करंट अफेयर्स की चीजें भी, ठीक है। तो इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता। तो आपको लास्ट तक क्लास को देखना है, एक एक चीज को समझना है। और अगर वैल्यू एडिशन की कोई चीज हो, वैसे तो मैं ये बात सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन अगर जो भी वैल्यू एडिशन की चीज हो जो आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये काम आ सकती है, उसको आप एक अलग नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही मैंने सीसेट कॉम्प्रिहेंशन वाला कोर्स भी करवा रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल ज्योग्राफी का था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या था कि, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी या फिर इनकमिंग सौर विकिरण वायुमंडल को अधिक गर्म करती है, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है, एक एक चीज समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेज दीर्घ तरंगर विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अब ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ये सन है। सन से जो रेज आ रही है ना इनकमिंग, वो होती है शॉर्ट वेव्स, ठीक है। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट। जैसे पृथ्वी से टकराती है ना, तो ये इनकी लॉन्ग मतलब ये वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना। आगामी तो लघु तरंगे होगी, और जाने वाली टकरा के दीर्घ तरंगे होती है। तो आने वाली तरंगे है ना, वो आकाश में किसी के द्वारा भी रोकी नहीं जाती, बहुत कम रुकावट होती है, सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। लेकिन जो दीर्घ तरंगे है ना, उनको ग्रीन हाउस गैसेज रोक लेती है। तो पृथ्वी जो गर्म होती है ना, वो इनकमिंग की वजह से नहीं होती, आउट गोइंग जो होती है ना पार्थिव विकिरण, उनकी वजह से गर्म होती है, क्योंकि वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है और वो ट्रैप हो जाती है किससे, जो मतलब ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनकी वजह से, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है कि भाई पार्थिव विकिरणों की तुलना में इनकमिंग सौर विकिरण पृथ्वी को अधिक गर्म करते हैं, तो गलत है। इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग जो विकिरण होती है ना, वो पृथ्वी को ज्यादा गर्म करती है, ठीक है। वायुमंडल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए पारदर्शी है, बट दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली वेवलेंथ वाली जो भी तरंगे है ना, उनके लिए अपारदर्शी है, उनको वो रोक लेती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो क्या अवशोषक है, मतलब वो गैसें इन जो दीर्घ तरंगे है ना उनको रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी हो जाएगा आंसर आपका। दूसरा आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था कि भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई जो भी है ना, वो ध्रुवों की तुलना में अधिक है। ऑब्वियसली पता है आपको कि भाई इक्वेटर पे अराउंड 18 किलोमीटर के आसपास है, पोल्स पर वही 8 किलोमीटर के आसपास है। वो क्यों है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है ना इक्वेटर, वहां पर संवहनीय धाराएं बहती है। क्यों, क्योंकि दोनों जो ट्रेड विंड्स आती है ना, वो दोनों ऊपर उठ जाती है 0 डिग्री पर, और वो काफी ऊंचाई तक चली जाती है क्षोभ मंडल में। तो इसी सामान्य धाराओं की वजह से ऊष्मा है ना, वो अधिक ऊंचाई तक ले जाई जाती है इन्हीं धाराओं की वजह से। तो इसका जो टेम्परेचर है ना, वो ज्यादा ऊंचाई तक, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मिलता है पोल्स की तुलना में, ठीक है। मान लीजिए पोल पे कोई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो वही 18 किलोमीटर पे होगा अपने इक्वेटर पर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पे 0 डिग्री हो गया एक पोल्स पर, लेकिन वही 0 डिग्री 18 किलोमीटर जाने पर होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, उसका कारण भी सही है, और जो मतलब किस वजह से होता है वो भी सही दे रखा है, ठीक है ना। तो ये एकदम सही व्याख्या कर रही है कथन सेकंड, जो प्रथम मतलब पहले पहले की कथन है उसकी, ठीक है ना। तो समझ लिया, क्षोभमंडल की मोटाई किस वजह से, संवहन धाराओं की वजह से, जो कि 0 डिग्री पर ऊपर उठती है, दोनों जो ट्रेड विंड्स है ना उनके उठने की वजह से, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त जो दे रखे हैं ना ये चार ऑप्शंस, उसमें से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के संबंध में निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन क्या लगेगा, ये तो दोनों कंसेप्ट थे, प्योर कंसेप्ट। तीसरा क्वेश्चन है ना, उसमें आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए ज्वालामुखी फट गया, अब इसमें कौन कौन से पदार्थ निकले, कितनी मात्रा में निकले, कुछ आइडिया नहीं है। उसमें मान लीजिए पायरोक्लास्टी मलबा भी हो सकता है, धूल और राख तो होती है, नाइट्रोजन यौगिक भी हो सकते हैं, सल्फर यौगिक भी हो सकते हैं। अपन ऐसा कहेंगे कि भाई
इसमें नाइट्रोजन यौगिक तो नहीं निकलता, लेकिन अगली बार कोई नया ज्वालामुखी फट गया और उसमें ये चीजें निकल गई, ठीक है ना। तो ये कहना कि ये एक चीज नहीं निकलेगी बाकी 3 निकलेगी, ये गलत हो जाएगा, ज्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए ज्वालामुखी उद्गार के समय चारों ही चीजें निकलती है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको डाल दूंगा एकदम ये फेयर करके, ये जो भी अपन सेकंड टाइम में जो भी लिख रहे हैं ना वो एकदम साफ करके, जो मैंने नोट्स इसमें साथ में ऐड किए वो वाला पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। जनवरी माह में जो समतापी रेखा होती है ना मानचित्र में, आइसोथर्मल, उनके संदर्भ में बताना कि कौन सा निष्कर्ष सही है। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर की ओर और महाद्वीप के ऊपर, महाद्वीप महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, लेकिन महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है ड्यूरिंग किस टाइम पे, जनवरी माह में, ठीक है। ये क्यों होती है वो भी मैं समझाऊंगा। देखिए अब देखिए, पानी होता है ना, पानी वो गर्म भी धीरे धीरे होता है पर ठंडा भी धीरे धीरे होता है। अब जनवरी माह में क्या होगा कि पानी तो कम ठंडा होगा, लेकिन स्थल क्या है, जल्दी ठंडा होता है जल्दी गर्म होता है, तो स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो स्थल भाग दक्षिण की तरफ घूमेगा, क्योंकि मतलब जो समतापी रेखा है वो मतलब दक्षिण की साइड में ज्यादा वो होगी, क्या कहते हैं, बैंड होगी, है ना। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर कम होगा स्थल भाग में। लेकिन जैसे ही आप समुद्र के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जैसे महासागरों के ऊपर से वो रेखाएं गुजरेगी, वो नॉर्थ की तरफ मतलब बैंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे गर्म जैसे वो क्या कहते हैं, कौन सी अपने महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम भी नॉर्थ एरिया को काफी गर्म रखती है, ठीक है ना। तो वो गर्म टेम्परेचर ऊपर की तरफ भी रहेगा समुद्रों के, इसलिए समताप रेखा थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवार ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तर की ओर महासागरों को शीतल करती है। शीतल नहीं, मैंने क्या बोला, गर्म जलधारा है तो वो गर्म करेगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, इसलिए केवल एक हो जाएगा इसका सही, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से सारा कंसेप्ट आ गया ना, ठीक है। ओके, 5वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक है। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन क्या लगेगा, एक तो अल्जीरा मोरक्को दे रखा, ठीक है, बोत्सवाना नामीबिया, मेडागास्कर मोजाम्बिक। इसमें जो सही आंसर है वो कोट डी आइवर और गाना है। आप समझो ना, यहाँ पे कॉमा तक लगा दिया, मतलब यूपीएससी इसको सही करवाना चाह रहा है, इसलिए एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ रहा है जिसकी वजह से इन फ्यूचर क्वेश्चन को गलत माना जाए और डिलीट करना पड़े, ठीक है ना। तो इसका फैक्चुअल आंसर भी सही है, क्योंकि विश्व का 60% से ज्यादा जो कोको का उत्पादन है ना, वो कोट डी आइवर और घाना, ये दोनों देश ही उत्पादन करते हैं। 9% के आसपास इक्वाडोर भी पैदा करता है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। एशिया में सबसे ज्यादा पूछे तो इंडोनेशिया है, ठीक है। 5 सवाल हो गए अपने। अब बताना, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी की सहायक नदियां बतानी है आपको। तो इसमें ये देखिए, ये गोमती, ये घाघरा, गंडक और कोसी। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये मैप भी लगा रखा है, इसको एक बार आप देख लेना, जो भी सहायक नदी है उनको, ठीक है। 7वां सवाल ये भी थोड़ा कंसेप्ट बेस है, लेकिन इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा भी है, ठीक है। पहला तो हर बार सही होता है, उसी को जस्टिफाई कर पाना होता है, दूसरे 2 जो कथन दे रखे हैं उनसे। वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ठीक है, सही बात है। CO2 होता है, इसलिए तो कार्बोनेशन होता है, कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है ना, उसी वजह से होती है, क्योंकि उसमें CO2 होता है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। O3 आपने ओजोन परत देखी होगी, ठीक है, वहां पे स्प्लिट होता है तो उसमें O2 रहती है, मतलब हवा में, तो वो पानी जो बारिश का पानी होगा उसके साथ साथ पृथ्वी तक भी आती है। तो दोनों ही कथन सही है, और दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट कथन की, ठीक है। क्योंकि O2 और CO2 की वजह से ही अपक्षय होता है, ठीक है ना। जो चट्टानें टूटती है ना, उसमें CO2 और O2 का बहुत बड़ा योगदान है। 8वां है कि उसमें से कितने देश है जो दे रखे ना, उसमें से नॉर्थ समुद्र है, जो नॉर्थ सी है, उसके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ सी में फिनलैंड नहीं आता और रूस नहीं आता, जर्मनी और नॉर्वे आता है। और देखिए इंग्लिश चैनल के माध्यम से ये अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है, उत्तरी सागर, जो उत्तरी समुद्र है, ठीक है। नॉर्थ सी में यूके है, जर्मनी है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, ये सारे देश है ना, वो नॉर्थ सी के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो 8वें का हो जाएगा केवल बी। 9वां दे रखा था, धुआंधार जलप्रपात, हुंड्रू और गैरसोप्पा, ठीक है, या फिर जोग जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में है और कौन सी नदी पर है, ये इस बार नया ट्रेंड था मिलान वाला, 3-3 मतलब इसमें कंपोनेंट दे रखे थे। तो धुआंधार जलप्रपात मालवा क्षेत्र में नहीं है, भेड़ाघाट पर है, ठीक है, और नर्मदा नदी पर है, ये ठीक है, मतलब नदी ठीक है, लेकिन ये गलत है, तो एट द एंड आपको पहला हो जाएगा गलत। हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर में, ठीक है, सही बात है, स्वर्ण रेखा पर है, तो ये भी सही है।
ठीक है। गैर सोपा या भाई जोग जलप्रपात आपको पता है कर्नाटक में, पश्चिम घाट में, लेकिन नेत्रवती पर नहीं है, शरावती नदी है ना, श्रावती या फिर श्रावती बोले, जो भी बोले, तो शरावती नदी पर है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना, साउथ इंडिया का। ओके, तो केवल दो हो गया सही, मतलब केवल एक आंसर सही है, एक ही पेयर सही है, ठीक है इसमें। अब देखिए वही मिलान वाला दे रखा है कि क्षेत्र दे रखा है, पर्वत का नाम बताना आपको, और पर्वत का प्रकार कौन सा है। मध्य एशिया में वोस्जेस है, नहीं, वोस्जेस कहाँ पर है, कहाँ पर है, यूरोप क्षेत्र में, ठीक है, मध्य एशिया में नहीं है। और ये वलित नहीं है, ब्लॉक पर्वत है। यूरोप में आल्प्स है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, ये है वलित पर्वत। वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ना कि ब्लॉक है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका अपलेशियन, वलित पर्वत, सही बात है। दक्षिण अमेरिका एंडीज, वलित पर्वत, सही है। तो इसमें केवल दो आंसर सही है, बाकी दो शुरू के गलत है, ठीक है। 11वां सवाल क्या है, कुछ पोर्ट्स दे रखे, ठीक है ना, मतलब विमान पत्तन दे रखे हैं, और बताना कि ये किसमें से कितने ग्रीन फील्ड परियोजना के अंतर्गत इनका निर्माण कर रखे हैं। तो डोनी पोलो और कुशीनगर, ये दोनों तो सही है, ग्रीन फील्ड में बना रखे, ठीक है। तो डोनी पोलो कहाँ पर है, ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और कुशीनगर कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। लेकिन विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में है, और ये ग्रीन फील्ड के अंतर्गत इसका विकास नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा सही, तीसरा गलत होती। अब देखिए जल वाष्प के बारे में बताना कि ये गैस है, ठीक है, सही बात है। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर होता है ना, तो वेपर मतलब क्या होता है, गैसी फॉर्म में ऊपर उठ जाता है, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, तो ठीक है, सही बात है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसका मतलब यूज होता है, क्योंकि आने वाली जो सौर विकिरण है उनको भी ट्रैप करता है और पृथ्वी से टकराने के बाद वापस जाती है ना पार्थिव विकिरण, उनको भी ट्रैप करता है। तो ये दोनों रूप से, और एट द एंड आपको एक कंबल के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ना तो पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देता है, ठीक है, ना ही अधिक ठंडा होने देता है, ठीक है ना। अब देखिए 99% जो जल वाष्प है ना वो क्षोभ मंडल में आपको दिखाई देगा, यानी कि 13 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 90% अवेलेबल है, ठीक है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, तो गलत है, क्षोभ मंडल में देखा जाएगा, और क्षोभ मंडल में भी जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि जो जो मैंने बताया ना, दो व्यापारिक पवनें ऊपर उड़ जाती है वहीं से, तो वहां से काफी मात्रा में जल वाष्प ऊपर लेके जाती है वो, ठीक है। 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण में बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा घटती रहती है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना, ठीक है ना। मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे ना 0 डिग्री से दोनों साइड, तो जो जल वाष्प है उसकी मात्रा घटेगी ना कि बढ़ेगी। अब ये देखिए कुछ कथन दे रखे हैं, और उसको बताना कि ये किस टाइप की जलवायु में ये टाइप की विशेषता देखी जा सकती है। देखिए तापमानों की वार्षिक एवं दैनिक सीमा रेंज निम्न है, मतलब कि आप बता दीजिए कि 0 डिग्री के आसपास का एरिया होगा ही, ठीक है, क्योंकि वार्षिक तापमान 0 है। तो विषुवतीय, ठीक है, हो सकता है। चीन टाइप की नहीं होगी, आर्द्र उपोष्ण ये भी नहीं होगी, ठीक है, दो तो एलिमिनेट होगी। वर्ष भर वर्षण होता है, ठीक है, विषुवतीय में भी होता है, और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु में भी होता है। वर्षण में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। हालांकि ये विषुवतीय हो सकता है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दे रखा है, डी, ठीक है, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु दे रखा है, और ये सही भी हो सकता है, मतलब दोनों में कंफ्यूजन था, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर डी माना, ठीक है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, एकदम कंसेप्ट वाली बात आ गई, निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा सही है। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, ठीक है, मतलब जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ेगी ना, कोरियोलिस बर्स और ज्यादा एक्टिवली इस पर काम करना शुरू करेगा। कोरियोलिस बल क्या होता है, जैसे ही हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर या फिर चलती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी जो दिशा होती है ना वो विक्षेपित हो जाती है, नॉर्थ गोलार्ध में अपनी दाई तरफ मुड़ जाती है, और साउथ गोलार्ध में अपने बाई तरफ, ठीक है ना। तो ये विक्षेपण क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है ना, घूर्णन की वजह से, इसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो बताना है कि पवन की वेग बढ़ेगी तब क्या इसका प्रभाव भी बढ़ेगा, हाँ ऑब्वियसली सही है, पहला सही है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर निम्न होता है, ठीक है, सही बात है। जैसे भूमध्य 0 डिग्री पर यह निम्न होता है, क्यों, आपने देखा होगा कि 0 डिग्री पर चक्रवात भी नहीं बनते, क्यों, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस 0 होता है ना, ठीक है, सही बात है। अब जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे 90 डिग्री की तरफ, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा एक्टिवली काम करता है, क्यों, क्योंकि पवन की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर घर्षण भी कम होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इस वजह से ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, ठीक है। नॉर्थ गोलार्ध दाई तरफ मुड़ जाती है और साउथ गोलार्ध में बाई तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स अक्षांश कोण के समानुपात होता है, यानी कि अक्षांश की तरफ जैसे बढ़ेंगे ना, कि भाई
जैसे जैसे अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो ये भी बढ़ता जाएगा, मतलब अक्षांश बढ़ेंगे 0 से 1 अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, जैसे ही कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अक्षांश बढ़ने के साथ में कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, 14वें का हो जाएगा सी। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या फिर किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश रहता है? इक्वेटर पर नहीं। ठीक है, अब देखिए सन 21 जून को कहाँ पर होगा? कर्क रेखा पर। ठीक है, तो मकर रेखा तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तीसरा एलिमिनेट करो, ये निकल गया। ठीक है, आर्कटिक वर्त ऑब्वियसली जब कर्क रेखा पर है तो नॉर्थ गोलार्ध में आर्कटिक वर्त पे तो सन होगा ही होगा। ठीक है, तो 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो इसमें तो ये तो कट ही गया था। 4 किस में? इसी में 2 एंड 4 कर्क रेखा और आर्कटिक वर्त। ठीक है, तो 15वें का हो जाएगा डी। अब बताना, देखिए उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि है ना, वो विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? कॉन्गो बेसिन। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको सबसे बेटर सोर्स WWF की वेबसाइट है। ठीक है, वर्ल्ड और भारत, इन दोनों को एक बार देख लेना, उसको विजिट कर लेना, उसमें स्पीसीज भी दे रखी है, स्पीसीज भी और प्लेसेस भी। इन दोनों को इस बार के लिए 2026 के लिए आपको एक बार देख लेना। ठीक है ना, तो कॉन्गो बेसिन है इसका सीधा सा आंसर। ओके, और एक बार काम करना कि इसमें जो दूसरे ऑप्शंस भी दे रखे हैं ना, ये बेसिन कहाँ पर है, किस देश में है, उनकी स्थिति क्या है, उसको भी एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, 17वां सवाल क्या है कि PFAS यानी पॉलीफ्लुओरेकिल या फिर पॉलीफ्लुओरोएकिल पदार्थ के संदर्भ में बताना। देखिए, अब जैसे ही साइंस का थोड़ा सवाल आ जाए और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बताए कि इसमें पाए जाते हैं, इसमें ये डिग्रेडेड नहीं होते, ऑब्वियसली ये जैव संचय हो सकता है, तो तीनों ही हर बार सही होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में तीनों ही ऑप्शन, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन जितने दे रखे हैं सभी सही होते हैं। देखिए, ये सामग्री में, खाद्य पैकिंग सामग्री में पाए जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये डिग्रेड नहीं होते, ऑब्वियसली डिग्रेड नहीं होंगे, प्लास्टिक है। ठीक है, डिग्रेड नहीं होगा, निम्नीकृत है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जैव संचय हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है ना, 17वें का हो जाएगा डी। 18वें का क्या है कि उपयुक्त जीवों में से कितने प्रकार के जीव पैरासिटोइड स्पीसीज होती है, मतलब दूसरों पर निर्भर होती है एट द एंड। ठीक है, ये स्पीसीज वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछ रही है आजकल यूपीएससी, तो आपको इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए कि भाई वैसे तो पांच पांच ऑप्शन दे रखे होते हैं ना एनवायरमेंट में, उसमें 3 सही होते हैं, 6 में से मैपिंग मैपिंग में 4 सही होते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रिक तो लगानी है लास्ट में, जब आपको कुछ नहीं पता, आपको ऑप्शन अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन अब देखिए, जो सेंटीपीड्स होते हैं ना, ये शिकारी होते हैं। ठीक है, और दीमक होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई और भोजन बना के देगा तभी तुम ग्रहण करोगे, वो अपना भोजन जुटा पाते हैं। तो इसमें से 5 में से 3 ऐसी मतलब प्रजातियां हैं जो कि पैरासिटोइड होती है, जिसमें कैराबिल बीटल्स, मधुमक्खियां और बर्ड्स। ठीक है, अब इसमें कितने मटर कुल की मतलब है जो पौधे दे रखे? मूंगफली होती है मटर पील। ठीक है, हॉर्स ग्राम कुल्थी होती है, सोयाबीन भी होती है। अब और कुछ फैक्ट्स है कि विश्व में भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चीन के बाद में है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? गुजरात और फिर राजस्थान में। ठीक है, तो तीनों ही इसमें शामिल है। ओके, 20वां सवाल क्या था? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, सही बात। और मैंने बताया ना, एक्ट, पुराने एक्ट जितने भी होते हैं ना, जो दे रखे ऑप्शन में 1990 पे, 2000 से पहले मान लो, वो लगभग सही होते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो ये दूसरा गलत है, ये फैक्ट था डायरेक्ट। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर होता है सी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रैंडम सवाल भी आएंगे जिनको आपको स्किप करना ही पड़ेगा, या फिर एलिमिनेशन लगे तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें नॉलेज नहीं आएगा काम आपका। सिकाड़ा उस टाइम में काफी न्यूज में था, ये कीट है एक टाइप से, और फ्रॉग हॉपर, हॉपर हॉपर से आपको पता लग सकता है थोड़ा तो। ठीक है, फ्रॉग हॉपर। ओके, बाकी 22वां सवाल देखते हैं। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। ठीक है, हो सकता है अपन थोड़ा च्युइंगम की तरफ नेगेटिविटी है ना, कि भाई इसमें तो प्लास्टिक होता है ना, अनेक च्युइंगम गमों में गोंद या फिर गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसलिए तो प्लास्टिक होता है, इसलिए तो पर्यावरण प्रदूषण का सोर्स मानी जाती है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है ये। ठीक है, सड़ती नहीं है ये, तो 22वें का हो जाएगा ए। 23वां क्या है? देश दे रखे और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु को दे रखा है, क्या वो सही है या गलत है आपको बताना। ब्राजील में एंड्री नहीं, ये मेडागास्कर का स्थानिक है एंड्री। ठीक है, इंडोनेशिया में एल्क पाया जाता है नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ जो साउथ एशिया है ना,
वहाँ का स्थान निकल। मेडागास्कर में बोनोबो, ये डीआरसी में, ठीक है, कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, मतलब तीनों ही गलत दे रखे, ठीक है। 24वां के लिए रैंडम सवाल आया था, विश्व शौचालय संगठन के बारे में आपको बताना। ये एक यूएन की विशेष एजेंसी है, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हो सकता है कि भाई ये गलत हो। अब इसमें बोला कि ये संगठन की पहल है, विश्व शौचालय कॉलेज इस तरीके के संगठन है। पहल हालांकि जितनी भी देते हैं ना कि भाई मतलब विश्व शौचालय को शिखर सम्मेलन में इसका समाधान के रूप में ये कार्रवाई सारी की है, प्रेरित करने के लिए। तो जो भी थोड़ी पॉजिटिव वर्ड्स शामिल होते हैं ना स्टेटमेंट में, वो सही होता है। तो दूसरा तो सही है इसमें। अब आपको एक एलिमिनेट करना है, वो है कि भाई ये निधि प्रदान करते हैं। तो निधि तो नहीं करते होंगे भाई, ये संगठन है एक टाइप से, संगठन कहाँ से निधि प्रदान करने लग गए हैं? ये जब प्रेरित प्रेरित करने की बात कर रहा है, ये समाधान निकालने की बात कर रहा है, तो फंडिंग तो कहीं और से होती होगी, एक तरीके से एनजीओ के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना ये। तो तीसरा गलत हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, दूसरा सही है। और देखिए जो एजेंसियां दे रखी है ना कि भाई ये यूएन की विशेष एजेंसी है, ये एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो भी मिनिस्ट्री दे रखी होगी वो गलत होता है। तो इसमें आप समझ लो कि एक 3 में से एक सही होता है, ठीक है ना। और कोई भी मिनिस्ट्री दे रखी हो, कोई भी संस्था दे रखी हो, तो वहाँ पे हेरफेर करना बहुत ज़्यादा सरल होता है। तो यूपीएससी वहीं पे हेरफेर करके वो ऑप्शन को गलत बनाती है, ठीक है ना। ओके, 100 का हो जाएगा एक। 25वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सिंह की कोई विशेष प्रजाति प्रजनन की ऋतु नहीं होती, ठीक है ना। सही बात है ये, लगभग हर 2 वर्ष में गर्भधारण होता है और 3-4 माह का गर्भधारण इनका होता है, सिंह का, ठीक है, लॉयन का। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों के से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। चीता गुर्राता है, दहाड़ता नहीं है, ठीक है ना। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। अब देखिए ये हो गया एक्सट्रीम, नहीं करते। अब मान लो एक भी चीता में या फिर तेंदुए में ऐसी क्वालिटी आ गई कि वो गंध छोड़ करके अपने एरिया को डिनोट कर ले, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो तीसरा गलत होते ही ये ऑप्शन निकल जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। और कौन कौन सी बड़ी बिल्लियां दहाड़ती है? एक तो सिंह, एक बाघ, एक जगुआ और एक तेंदुआ, ठीक है। तो ये चारों जो बिग कैट्स है ना वो दहाड़ती है, इसके अलावा की जो 3 और बची हुई है ना वो दहाड़ती नहीं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। इसमें सवाल था 26 नंबर सवाल कि 100 मिलियन किसानों वाला सही विवरण कौन सा है। तो इसमें जो सिंपल सी बात थी कि जो नेट शून्य उत्सर्जन है ना कार्बन का, उसको प्राप्त करने के लिए 100 मिलियन जो किसान है ना वो अपने स्तर पर ऐसे उत्पादन चीज़ों को यूज में लाए, जिसकी वजह से जो कृषि की वजह से जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का या फिर मीथेन का, उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। इसमें देखिए एलिमिनेशन क्या होता है कि जो वन लाइन में पूछते हैं ना कोई भी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, तो उसका लगभग पहला ही आंसर सही होता है। ये देखा गया, मतलब हालांकि आपको अगर नहीं पता है तो उसको स्किप कर देना, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़े ना तब पहले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, पहला ऑप्शन को, ठीक है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। साइंस का सवाल है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में आपको पता होता है कि सारे ही सही होते हैं जितने ऑप्शन दे रखे होते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि वितरित ऊर्जा ऊर्जा संसाधन, मान लीजिए आज के टाइम में ये वाला नहीं हो, ईंधन सेल आज के टाइम में वितरित ऊर्जा संसाधन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी आए और ये भी बन जाए, तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष है जो एक ऐसे कीट के साथ में अद्वितीय संबंध बनाता है, जो कि वृक्ष के साथ साथ सहविकसित होता है और एकमात्र कीट है जो कि इस पेड़ को परागित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर था अंजीर, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैक्चुअल सवाल होते हैं जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही मतलब समझ में नहीं आता इन चीज़ों को कि भाई इसमें क्या आंसर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, और मतलब अगर आपको पता है तो आप टिक कर सकते हो इसको। 29 नंबर सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कितने विषाक्त प्रजातियां। अब देखिए तितली में कोई एक प्रजाति विषाक्त हो सकती है, विषाक्त मतलब कि जहरी प्रजाति, जहरीली। मत्स्य में कोई मछली जहरीली हो ही सकती है, मतलब इतनी प्रजातियां एक तो हो ही सकती है। इतने टाइप के स्पीसीज होती है मेंढक के, कोई भी एक भी अगर प्रजाति इसमें से जहरीली हो गई तो यह हो जाएगा सही आंसर। तो तीनों इसमें आंसर सही है, ठीक है ना। कोई एक एक ऑप्शन भी आपको लगता है कि हो सकता है तो वो सही हो जाएगा। अब इसमें ये हो सकता है कि भाई कौन सी विषाक्त प्रजाति नहीं है, तो ये भी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि भाई कोई एक ऐसी प्रजाति होंगी ना भाई, हजारों लाखों प्रजातियां हैं एक एक ही जीव की, और उसमें से आपने कितनी ही अभी तक ढूंढ पाए हो, ठीक है ना। खोज कितनी प्रजातियों की हुई है, ऐसी प्रजाति जिसको आप खोजा ही नहीं हो, वो विषाक्त हो सकती है, वो विषाक्त नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें इस टाइप से ये सारे ही सवाल
ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब बताना कि कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है। तो पहला और दूसरा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि काजू है ना ब्राजील का है और गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पपीता मैक्सिको और कोस्टारिका का है, ठीक है ना। लेकिन जो रक्त चंदन होता है ना, रेड रेड सैंडर्स, ये पूर्वी घाट का स्थानिक है, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश वगैरह। तो पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों का ये स्थानिक है और भारत में पाया जाता है। अगर पूछ ले स्टेटमेंट के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्वी घाट का स्थानिक है। तो 30वें नंबर सवाल का कौन सा सही है? केवल एक, रक्त चंदन, रेड सैंडर्स, ठीक है। 31 नंबर सवाल कौन सा है? आरटीजीएस के बारे में बताना आपको, ताप विद्युत जो जनरेटर्स होते हैं ना उनके बारे में। तो ये आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर्स होते, तो ठीक है, सही बात है ना, लघु रिएक्टर्स होते हैं। दूसरा है कि इनका प्रयोग अंतरिक्ष यानों और ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। अब ये एप्लीकेशन पूछ लिया, इसका उद्देश्य पूछ लिया, तो वो बेसिकली सही होता है मोस्ट ऑफ टाइम। जहाँ पे भी डेटा आ जाए थोड़ा, उसमें मतलब हेरफेर होने के चांसेस रहते हैं, बाकी जो नॉर्मल एप्लीकेशन बता रहा है तो वो सही होता है। आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो कि शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, ना तो इसमें विखंडन रिएक्टर होते हैं और ना ही प्लूटोनियम का यूज होता है, ठीक है ना, आरटीजीएस में। तो तीसरा गलत है, तीसरा निकलते ही केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, 32 नंबर सवाल क्या है? देखिए, 2 स्टेटमेंट है, वही कथन कारण वाला सवाल है कि वृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। अब देखिए, कोई बड़ा तारा है, ठीक है, अब वो वृहद तारे सूर्य के द्रव्यमान से भी 8 गुना से लेकर के 100 गुना तक बड़ा हो सकता है, ऐसा तारा। तो अगर वो अस्तित्व में समय रहने मतलब अस्तित्व में बने रहने के लिए कोई बड़ा तारा है, ठीक है, तो वो वामन तारों की तुलना में कम समय तक तो नहीं रहते होंगे अस्तित्व में, या फिर अधिक समय में थोड़ी। मतलब अगर इसमें किसी भी टाइप से मान लीजिए इसकी जो एनर्जी का सोर्स है वो खत्म हो जाए, तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं वृहद तारे, ठीक है, क्योंकि ये बड़े हैं ना भाई, इनको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए होगी। कथन सेकंड क्या है कि वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाएं उच्चतर दर से होती है, ठीक है ना, तो ये सही है। और इसमें अगर ये स्टेटमेंट में दे रखा होता फर्स्ट में कि भाई ये कम समय तक अस्तित्व में रहते, तो ये कथन कारण दोनों ही सही हो जाते, लेकिन पहला गलत है तो पहला गलत है, तो डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। वृहद तारे कम समय तक इनका जीवन काल होता है, वामन तारों को ज्यादा होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी पढ़ लेना आपके हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर कि कौन सा, जो अभी दे रखे हैं ना ये सारे ऑक्साइड्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रक्त वाहिकाओं में विस्तारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है? तो इसका आंसर सही था पहला, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि मतलब एट द एंड अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है, ठीक है ना, और ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। 34 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जा सकता है? अब देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है तो तीनों ही सही होते हैं इसमें, लेकिन यूपीएससी ने इसमें से केवल 2 ही माना है, ठीक है ना। इसमें जो नार्कोटिक्स की पहचान वाली बात है ना, इसमें यूपीएससी ने बोला है कि भाई इसमें से रडार के माध्यम से इसको नहीं खोजा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही सही है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर केवल 2 माना है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान है? अब आपको पता है कि 5th जनरेशन के अभी तक 3 ही देशों के पास है, रसिया, चाइना और यूएसए के पास। रूस के पास सुखोई जो उनका यान है ना, वो 5th जनरेशन है। चाइना के पास चेंगुई J-20 और यूएसए के पास में F-35। तो इसमें से राफेल, MiG-29 और तेजस, ये तीनों इंडिया के, तो तीनों ही 5th जनरेशन के नहीं है, ठीक है ना। राफेल भी मतलब 5th से कम ही है, 4.5 के आसपास है, तो तीनों ही नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, मतलब कि एक भी इसमें से 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं है, ठीक है। 36 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बताना कि ये जो नीचे दे रखे हैं ना 3 ऑप्शंस, इसमें से कितने हाइड्रोजेलों का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजेलों का प्रयोग किया जा सकता है इसमें? अब मेरे हिसाब से तो तीनों में ही किया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर क्या माना? ए, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेना, बाकी देखिए ऑफिशियल आंसर किसे चेक कर लेना इसका आंसर क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने क्या माना है? ए इसका आंसर, ठीक है। 37 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन में निकलने वाला जो उत्सर्जन है ना, वो उसमें से किसका होता है? तो जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें जो जैसे नॉर्मली अपन जीवाश्म ईंधनों का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें से वाहन में से क्या निकलता है? धुआं। धुआं में क्या हो सकता है? मीथेन हो सकता है, CO2 हो सकता है,
लेकिन इसमें जल वाष्प निकलता है, हाइड्रोजन सेल ईंधन जो होते हैं ना उसके वाहनों से, ठीक है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। ओके, तो डी हो जाएगा आंसर। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? अब देखिए, पंप स्टोरेज हाइड्रोजन है, हाइड्रो पावर है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, पावर यानी ऊर्जा से रिलेटेड है, तो सी हो जाएगा सही, सीधा एलिमिनेट हो गया, ऊर्जा भंडारण स्टोरेज, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स बेसिकली जो अपशिष्ट जल का जो उपचार किया जाता है ना, कि भाई खराब जल को वापस पीने लायक या फिर पीने लायक नहीं तो मतलब डेली लाइफ में यूज करने लायक उसको बनाया दिया जाता है, तो उसके लिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का यूज किया जाता है उसको पानी को स्वच्छ करने के लिए, ठीक है। 40वां सवाल क्या है कि जो कोलेट्रल उधार लेन देन संबंधी दायित्व है ना निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट है? तो मुद्रा बाजार के, ठीक है ना, मनी मार्केट के, मनी मार्केट के, जैसे शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। शेयर बॉन्ड नहीं, शेयर बॉन्ड तो ये तो कैपिटल मार्केट है, सॉरी। तो जो मनी मार्केट में जो लोन लेते हैं ना अपन, वो कोलेट्रल उधार के रूप में इसको माना जा सकता है, ठीक है ना, मनी मार्केट में। अब जैसे पिछली जो मैंने क्लासेज है ना पीवाईक्यूज में, उसमें समझा भी रखा है कि भाई मनी मार्केट क्या है या फिर कैपिटल मार्केट क्या है, ठीक है ना। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए 1 साल से कम के लिए तो वो होता है मनी मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, टीएफआर रेट क्या होती है? उसमें डी सही था कि एक महिला की गर्भधारण आयु में उसके अंत तक कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया उन्होंने, ठीक है ना, तो वो होता है टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। 42 नंबर सवाल क्या था, अब इसमें वापस बताने की कौन सा सही है, ठीक है। पहला क्या था कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है, ठीक है, सही है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेश सरकारी जो प्रतिभूतियां उसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है। और भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना, बन सकते हैं, कर सकते हैं, उठा सकती है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। एलएफ क्या होता है? एलएफ होता है कि आरबीआई का मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें बैंकिंग प्रणाली से कैश का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। जब लगता है कि आरबीआई को कि भाई मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही है, रुपए की जो उपस्थिति है, आपूर्ति है, वो बाजार में ज्यादा होगी, तो एलएएफ के तहत आरबीआई बैंकों के पास से एक्स्ट्रा कैश को मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा, ठीक है ना, अवशोषण कर लेगा। 2018 से एफपीआई को केंद्र की निर्गत या फिर राजकोष बिलों में निवेश करने की अनुमति मिल चुकी है। 2018 एनएसई देश का पहला समर्पित क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो ये कुछ और फैक्ट्स है आपको याद होने चाहिए। अब बताने कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? तो तीनों ही कर सकते हैं, ठीक है ना, तीनों ही सही आंसर है। अब देखिए, आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों को इनविट्स और रीट्स द्वारा निर्गत ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दे दी है, ठीक है, और ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है ना। 44 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट के रूप में माने जा सकते हैं? तो एक तो ईटीएफ, ठीक है, ईटीएफ को माना जा सकता है, और जो स्वैपिंग होती है ना, मुद्रा की अदला बदली, तो उसको माना जा सकता है। लेकिन मोटर वाहन है ना, वो आपका एक तरीके से कैपिटल आपकी पूंजी हो जाएगी, वो एक वित्तीय लिखित नहीं होगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। अब देखिए, स्टॉक हो गया, ईटीएफ हो गया, बॉन्ड हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऋण हो गए, तो ये सारे कौन से होंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे, अमूर्त परिसंपत्तियां होगी, ठीक है ना। जो भी मूर्त परिसंपत्ति होगी ना, वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो केवल पहला और तीसरा सही है, डी आंसर, ठीक है। 45 नंबर सवाल क्या है कि कुछ आर्थिक गतिविधियां दे रखी है और कौन से सेक्टर में इसको शामिल किया जाएगा वो बताना है। कृषि उत्पादों का भंडारण, भंडारण कर रहे हो, ठीक है, कृषि का उत्पादन नहीं हो रहा वस्तुओं का, तो भंडारण तो एक तरीके की सेवा हो गई, तो द्वितीय क्षेत्र में नहीं आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना, पहला गलत हो गया। डेयरी फार्मिंग ये प्राथमिक है, ठीक है ना, सही बात है, अपन डायरेक्ट कृषि उत्पादों पर निर्भर है। खनिजों की खोज ये तृतीयक नहीं होगा, प्राथमिक होगा, खनन को प्राथमिक क्षेत्र में अपन ने शामिल कर रखा है, डायरेक्ट अपन प्रकृति पर निर्भर है उसके लिए। कपड़े की बुनाई द्वितीयक है, ठीक है ना, तो सही बात है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है, तो केवल 2 सही होगा, ठीक है। हाँ, 46 नंबर सवाल क्या है कि उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के रूप में फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? अब देखिए, आज के टाइम में जो थर्ड जनरेशन,
4th जनरेशन के जो ईंधन बन रहे हैं ना, उसमें सारी चीज़ें जैसे अपशिष्ट जल का भी, जल शोधन जो चीज़ें होती है उसका भी यूज़ होता है, कास्ट मिल जो लकड़ी की मिलों से जो अपशिष्ट निकलता है उसका भी होता है, मक्के के दाने, कृषि अपशिष्ट, इन सब से संधानीय जो विमानन ईंधन है ना उसका फीड स्टॉक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चारों ही सही हो जाएंगे। अब 47 नंबर सवाल क्या है, वस्तु दे रखी है, कौन सी श्रेणी में इसको रखा जाएगा? किसान का हल है। अब ये कार्यशील पूंजी नहीं है, ये स्थिर पूंजी होगी। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक आपको उत्पादन में मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और मतलब 5-6 साल तक आप इसका यूज कर सकते हो। तो पहला तो गलत हो गया, कार्यशील पूंजी नहीं है। कंप्यूटर स्थिर पूंजी सही बात है, ठीक है ना। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, अब देखिए सूत क्या होता है, जैसे कपड़ा बुनने में जो यूज होता है ना कच्चा माल, अब वो स्थिर पूंजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लगातार जरूरत आपको होगी। तो तीसरा हो गया गलत। पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, मतलब एक दिन मान लीजिए 2 लीटर भरवाया, वो एक ही दिन में खत्म हो गया, तो स्थिर पूंजी तो नहीं हुआ। तो 2 सही है, 2 गलत है, ठीक है ना। स्थिर पूंजी क्या हो सकता है कि जिसे कई वर्षों तक उत्पादन किया जा सके, जिससे जैसे वो होता है स्थिर पूंजी। और जो उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है उससे कहेंगे कार्यशील पूंजी, ठीक है ना। 38वें सवाल का सीधा सा आंसर क्या था? मेटावर्स, जो कि 3D समक्ष डिजिटल स्पेस के रूप में यूज होता है। 3D आभासी क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, आभासी वस्तुओं के संपत्ति का अधिकार इसमें मिलता है, ठीक है ना। तो मेटावर्स एक टाइप से होलिस्टिकली बड़ा क्षेत्र है जिसमें 3D, ये ठीक है, वर्चुअल चीजें, ये सारी चीजें ऐड हो जाती है, ठीक है। 9 नंबर सवाल क्या था कि विदेशी बैंकों के साथ 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 व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा सही है। कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, बैंकिंग सब्सिडीज के लिए कोई भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम बता दिया कि भाई 1 भी रुपया नहीं भी होगा तब भी आप बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, 500 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए तभी आप एक विदेशी बैंक है ना वो भारत में उसकी ब्रांच खोल सकता है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है ना। नागरिक नहीं है, या तो भारत में रह रहा हो वो, तभी तब भी चल सकता है, ठीक है ना। एनआरआई भी हो सकता है। तो दोनों ही गलत है इसमें, ठीक है। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर नियमों के संदर्भ में बताना है आपको। सीएसआर नियम में निर्दिष्ट कर सकते हैं कि सीधे कंपनी और इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। सही बात है। मान लीजिए सीएसआर में आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करना और आपने सारे कंपनी के कर्मचारियों पर खर्च कर लिया, तो वो तो सीएसआर नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें तो मतलब धोखाधड़ी होगी एक टाइप से कि भाई सीएसआर तो समाज को फायदा पहुंचाना है, आप अपने कंपनी के जो कर्मचारी है उनको फायदा पहुंचा रहे हो। सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं कर सकता, गलत है। क्यों? क्योंकि 3 वर्षों के एवरेज लाभ का 2% ये फिक्स कर रखा है ना, तो भाई विनिर्दिष्ट तो किया हुआ है पहले से। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अपने 50 सवाल हो गए, अब बढ़ते आगे की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 51 क्या है, इसको एक्चुअली ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने, और इसका कारण यही था कि इसमें बोला था कि भाई जो यूएसए की जो करेंसी है ना उसमें इतना विश्वास है कि जो लोन होता है ना जो यूएसए गवर्नमेंट पे है, तो उस पर कोई भी मतलब कोलेटरल के रूप में कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ सरकार के विश्वास के ऊपर ही बेस्ड है। तो शायद यूपीएससी को लगा कि यार मतलब ये बिल्कुल ही ऐसे नेग्लेक्ट करना कि भाई टोटली कोई समर्थन है नहीं, कोई कोलेटरल है नहीं और सीधा विश्वास के ऊपर ही ये बेस्ड है सारा लोन, तो उसको मानना गलत है। क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी संपत्ति होगी, परिसंपत्ति होगी जिसको आपने कोलेटरल के रूप में रखा होगा, तो इसको ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने, ठीक है। 52 नंबर सवाल क्या था कि सामूहिक उधार बहु उधार दाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक या डिफॉल्ट को बढ़ाता है। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा एक मान लीजिए 3 बैंक ने मिलकर के एक उधार को दिया, तो वो जोखिम को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी अलग अलग बैंकों के ऊपर। जो देयता वाली बात है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि 3 बैंक मिलकर के एक लोन को दे रहे तो जोखिम कम हो जाता है। अगर एक ही बैंक सारा लोन दे दे तो जोखिम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या आती है कि सामूहिक ऋण एक नियत या फिर एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। तो इसमें नेगलेक्ट किया भाई, क्रेडिट लाइन भी हो सकती है वो, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड के लिए आपने क्रेडिट लाइन दे दी, तो दूसरा भी गलत है। तो अब इस हिसाब से देखे तो दोनों ही गलत है, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह है कि भाई जो कोई ना कोई एक आंसर तो आपको सही मानना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा 52 नंबर सवाल। इसको आप ऑफिशियल आंसर किसे भी देखना और थोड़ा गूगल करके भी चेक करना
ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो 52वां आप अपने हिसाब से देखना थोड़ा और इसको गूगल करने की कोशिश करना। 53वां सवाल क्या था, डिजिटल रुपये के बारे में था, ठीक है ना, डिजिटल रुपए। तो देखिए डिजिटल रुपए मतलब जो कैश है ना अपने पास, उसको डिजिटली फॉर्म में आपने आरबीआई ने उसको लॉन्च किया। तो इसमें आपका जो रुपया है ना वो कोई बीमाकृत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको इस पे ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज भी नहीं मिलेगा और बीमाकृत भी नहीं है। तो तीसरा निकालते ही 1, 2 और 4 इसमें सही है, ठीक है ना। फियाट जो करेंसी है ना उसी के समान है, जो अभी नकदी जो आपके पास होती है ना उसी को सीबीडीसी के रूप में लॉन्च किया आरबीआई ने, ठीक है। तो इसमें तीसरा गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या था कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। तो नाई नाई पुत्र या फिर नाथ पुत्र थे ना, उसको महावीर जैन को बोलते थे। शाक्य मुनि, तथागत, ये महात्मा बुद्ध के नाम थे, ठीक है ना। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो बौद्ध टाइम है या फिर जो अशोक मौर्य टाइम है, गुप्ता पीरियड है, ठीक है। अब देखिए मिलान करने की बात है, वही पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण आपको बताना है कि किसके लिए वही फेमस है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, ओडिशा का नहीं है, तो पहला गलत हो गया। पहला गलत होता ही ए और डी तो निकल गया। तीसरा कॉमन है, तो 4 या 2 में से एक को एलिमिनेट करना है। तो इनाम गांव महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, सही आंसर है, तो बी हो जाएगा सही। चौथा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चैत्य और बौद्ध स्थल है, शैलकृत गुफा मंदिर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। सालीहुंडम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। 56 नंबर सवाल क्या है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किन शासकों में से पुर्तगालियों को भटकल का एक किला देने की अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय ने, ठीक है। भटकल कर्नाटका में और 1510 के आसपास पुर्तगालियों को इन्होंने एक किला प्रदान किया था, ठीक है। 57 नंबर सवाल ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने, ठीक है, इसको पढ़ लेना। वैसे स्थायी बंदोबस्त वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, इन तीनों में थोड़ा जो कम कंपैरिजन वाली बात हो ना वो पढ़ लेना कि कैसे अलग थे एक दूसरे से। उपनिषदों में कोई भी पैरेबल नहीं है, मतलब नीति कथाएं नहीं है, तो गलत है, मतलब एक भी नीति कथा हो गई तो ये गलत हो जाएगा। उपनिषदों की रचनाएं जो पुराणों से भी पहले हुई थी, तो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 हो जाएगा सही, 98 का। 59 नंबर सवाल क्या है, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, ठीक है, सही बात है, और एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसमें दूसरी स्टेटमेंट इतना मतलब ट्रिकी रूप से बताइए कि अगर आपको गेहूं और चावल का निर्यात करना है ना या फिर आयात करना किसी देश से, तो आपको इस ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है, कंपलसरी है। तो कंपलसरी तो नहीं है भाई, अगर कहीं पर अकाल पड़ गया और आप मान लीजिए इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के सदस्य है नहीं और आप सहायता पहुंचाना चाहते हो, निर्यात करना चाहते हो उनको फ्री में, तो आपको सबसे पहले ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निर्यात करोगे, तो ये तो गलत है, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। दूसरा हो जाएगा गलत, केवल पहला सही है, ठीक है। 59वां यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है। तो उसमें गरबा नृत्य उस टाइम में 2024 में ही ऐड हुआ था, तो उसको डायरेक्ट पूछ लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 2025-26 में नए कौन कौन से ऐड हुए, तो नवीनतम जो है ना 2025 में दीपावली को ऐड किया, ठीक है। दुर्गा पूजा 2021 में ऐड हुई थी, छऊ नृत्य है ना जो असम का, वो 2010 में ऐड हुआ था, कुंभ मेला 2017 में। तो नवीनतम कौन सा, दीपावली, आपको याद रखना है, बाई चांस पूछ ले, ठीक है ना। ओके। 61 नंबर सवाल क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे उस टाइम पे संविधान सभा में, तो उनको ही अस्थायी जो अध्यक्ष है ना उसके टाइम पे उनको नियुक्त किया था। अध्यक्ष तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, H.C. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष थे उस टाइम के, ठीक है, संविधान सभा के। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। पर फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे बुजुर्ग जो डॉक्टर सत्येंद्र नाथ या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, उनको इसका अध्यक्ष बनाया था अस्थायी, ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 को हर बार पूछा ही जाता है, मतलब अलग अलग सवाल, अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसमें बताना है कि भाई इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने का प्रावधान था केंद्र स्तर पर, ठीक है। तो ये तो सही है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडलों के अधीन रखा गया, तो गलत है, इनको दोनों को तो गवर्नर के अधीन रखा गया था, गवर्नर जनरल, ठीक है, ठीक है ना। तो केवल पहला सही है। इसमें कुछ देखिए फैक्ट्स है जो जानने वाले हुए कि 1935-37 के आसपास जो चुनाव हुए थे ना, उनमें 11 में से 6 प्रांतों में चुनाव चुनाव की बात नहीं है, जो मतलब जो द्विसदनीय व्यवस्था थी ना जो स्टार्ट हुई थी, मतलब जैसे राज्यसभा और लोकसभा या फिर
विधानसभा और विधान परिषद, तो उस टाइम पे 11 में से 6 प्रांतों में ये द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। कौन कौन से थे वो आपको मतलब गूगल करके जानना है कि उस टाइम पे कौन से थे, और आज के वर्तमान टाइम में द्विसदनीय व्यवस्था किन किन राज्यों स्तर पर अवेलेबल है, ठीक है ना, तो वो आपको जानना है। गूगल करके आपको निकालना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन से राज्य। संघ के स्तर पर 2 स्तर की कार्यपालिका थी, केंद्रीय कार्यपालिका और प्रांतीय, ठीक है। प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो चुकी थी 1935 के टाइम पे, 1919 में उसको इंप्लीमेंट किया था। रक्षा, विदेश आदि के मामले गवर्नर जनरल के पास थे। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी उसी टाइम पे, और मताधिकार अराउंड 14% के आसपास जनसंख्या को मिला था, ठीक है ना। और आपातकालीन जो शक्तियां थी ना वो गवर्नर के अधीन थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ और फैक्ट्स है जो जानने चाहिए आपको और याद करने आपको, ठीक है ना। 63 नंबर सवाल क्या है कि कौन सा भाषकृत रचना है। भाष एक नाटककार थे, उन्होंने कौन सी रचना लिखी है, तो इसमें मध्यम वायोयोग करके इनकी एक रचना थी। 5 नाटक लिखे थे इन्होंने, मध्यम वायोयोग, पंचरात्र, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभरम और उरुमभगम, ठीक है। ये 5 इन्होंने महाकाव्य लिखे थे। अगर बाई चांस और भी अगले एग्जाम्स में कुछ इनमें से कोई एक नाटक उठा करके आपको बता दे कि किसकी रचना है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, ठीक है। ओके, 64 नंबर सवाल क्या था कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी से अंत तक चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस भाष्य पर इनके लेखक थे, किस भाष्य के लेखक थे, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, सर्वास्तिवाद विनय। ये चीनी बौद्ध ग्रंथ है और संघभूति भाष्य के लेखक है, ठीक है ना। ओके, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, ठीक है। अब इसको बताना कि कौन सी वर्ष 2023 में शामिल की गई है। तो शांति निकेतन 2023 में शामिल हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आवासीय विद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। शांति निकेतन तो पहला तो सही है। दूसरा क्या था, रानी की वाव, इसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया था और 32वीं साइट थी, ठीक है ना। सरस्वती नदी पर बनी हुई है रानी की वाव, गुजरात में, ठीक है। तो ये 2024 में नहीं, 2014 में ऐड हुआ था। होयसोल जो पवित्र मंदिर है उनको 2023 में ऐड किया था। 42वें ये साइट थे जिनको ऐड किया गया था। जो चौथा ऑप्शन है ना, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर, उसको 2002 में ऐड किया था, ना कि 2024 में। तो 2 गलत है, 2 सही है, तो केवल 2 हो जाएगा आंसर सही। वर्तमान में कितने हैं, अभी वर्तमान में इंडिया में 44 साइट ऐसी है ना, 44 साइट्स जो कि यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। भारत की 6th रैंक है ग्लोबली। 36 तो उसमें कल्चरल है, मतलब सांस्कृतिक स्थल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड साइट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, उसको मिक्स साइट के रूप में यूनेस्को में शामिल कर रखा है। 43rd कौन सा था, मोरदम, जो कि असम के माउंट्स मैदान है ना, जहाँ पे मतलब उनके पूर्वजों को दफनाया गया था, तो वहां पे ये मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, मोइदम करके, तो असम में 43rd साइट है। और 44th जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, ऐतिहासिक 12 किले हैं, उनको शामिल किया लेटेस्ट यूनेस्को में, तो वो 44th साइट के रूप में है। और तमिलनाडु में भी एक किला है जिंजी फोर्ट करके। और अगर आपको स्टेटमेंट में पूछ ले कि भाई ये सारे किले केवल महाराष्ट्र में हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक किला जिंजी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में भी स्थित है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो भाई सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, परिवर्तन कर सकती है और निरस्त भी कर सकती है। तो भाई ये प्रक्रिया जो दे रखी है ना, इसमें किसी भी प्रावधान के अनुसार ये सारी चीजें की जा सकती है, तो तीनों ही सही है इसमें। हालांकि मूल ढांचा है ना संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, और ये फैसला 1973 में केशवानंद भारती वाद के बाद में सामने आया था, ठीक है। अब देखिए 67 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश है जिसमें वृद्धोन्मुख यानी कि मतलब ओल्ड एज जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो विकसित राष्ट्र है, आपको पता है कि जो विकसित राष्ट्र है उसमें ओल्ड एज जनसंख्या है वो बढ़ रही है, मतलब उनका परसेंटेज शेयर जो जनसंख्या में वो बढ़ रहा है। तो देखिए नाइजीरिया तो अफ्रीकन कंट्री है, तो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका भी नहीं हो सकता, तो बाकी बच्चे 3, ठीक है। 5 निकालते ही ये और ये कट गए, 4, 3 निकालते ही कौन सा, हाँ तीसरा निकालते ही पहला इटली तो हो गई, तो ये हो गया सही आंसर, ठीक है। 1, 2 और 4, ठीक है। इसके TFR रेट भी मैंने बता रखी है, 1.2, 1.3, ठीक है। और दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर विश्व के सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है, ठीक है ना। 2100 तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण कोरिया की जो जनसंख्या है वो आधी हो जाएगी जो वर्तमान में है। अब देखिए धन विधेयक के संबंध में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। अब विशेषता तो जो परिभाषा है वो तो आर्टिकल 110 में,
ठीक है, क्या है मनी बिल, परिभाषा 110 में, लेकिन प्रक्रिया का उल्लेख 109 में, तो ये तो सही हो गया। धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता राज्यसभा में, ठीक है ना, तो सही बात है। सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और राज्यसभा को भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम पीरियड होगा, उसमें वो जो भी सिफारिशें हैं वो दे सकती है राज्यसभा, लेकिन वो मान्यकारी होगी नहीं होगी, वो संसद के ऊपर, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन सिफारिशों को मानता है या फिर नहीं मानता है, ठीक है ना। 14 दिन का टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम राज्यसभा के पास। दूसरा भी सही है, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या फिर परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं की जा सकती, ठीक है ना, तो सही है। तीसरा भी सही है। चौथा गलत है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, यह बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना, तो केवल 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 नंबर सवाल मिलिट्री वाला है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करो तो भी ठीक है, अब एक बार पूछ लिया अगली बार नहीं पूछेंगे, तो ये काफी ट्रिकी सवाल था, आपको नहीं भी पता होगा क्योंकि ये मिलिट्री वाला है, मतलब सीडीएस एनडीए वालों को पता होगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी, ठीक है। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। 1971 में स्थापना हुई थी, 2002 में संशोधन हुआ, ठीक है। अब इसमें भारत का गृह मंत्री नहीं है, 1, 2 और 3 सही है, सीधा फैक्चुअल सवाल था। पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल है? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 71 नंबर सवाल क्या था कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए? अभी तक 4 हुए, सीधा सवाल था, ठीक है। परिसीमन इस बार भी न्यूज में 2026 में पूछ सकता है। परिसीमन आयोगों की विधिक शक्ति और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसके आदेशों को क्वेश्चनाइज नहीं किया जा सकता, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि ये आपने जो फाइंडिंग्स निकाली है ये गलत है, ठीक है ना। 4 बार हुआ, 1951, 63, 73 और 2002 में, ठीक है। आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन को परिभाषित किया गया संविधान में, ठीक है। 72 नंबर सवाल क्या था कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, ठीक है। भाग 17 में शामिल है ये सारी भाषाएं, ठीक है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। 8 शेड्यूल में टोटल 22 भाषाएं, आरंभ में 14 थी, 8 3 बार संशोधन करके इनको 8 भाषाओं को ऐड किया गया। सबसे पहले सिंधी को शामिल किया गया था 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है ना। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, फिर 72वां, इन दोनों को जोड़ दो, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए 73वां सवाल था, दल दे रखे, उनके नेता कौन कौन थे आपको बताना। भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है, सही बात है। 1951 में इसको गठन किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे ना, वो सी राजगोपालाचारी नहीं थे, उसमें राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे ना, ये तीनों ही इसके नेता थे, ठीक है, तो दूसरा गलत है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम थे, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्वतंत्र पार्टी जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, आचार्य नरेंद्र देव नहीं होकर के सी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी और एनजी रंगा इसके नेता थे, ठीक है। तो 2 सही है, 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। 74वां सवाल क्या था, भारत के संविधान में जो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कितना सही है भारतीय संविधान के अनुसार। नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 सब क्लॉज ए में दे रखी है, ठीक है, पहला सही है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इनको ऐड किया गया था, ठीक है। आपातकालीन जो संबंध है, आपातकाल के जो भी उपबंध है ना, वो भारत के संविधान के भाग 18 में शामिल किए गए, सही बात है। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध अधिनियम को भाग 20 में शामिल किया गया, ठीक है। आर्टिकल जो 368 है ना, उसको भाग 20 के तहत भारतीय संविधान में रखा गया, ठीक है। तो तीनों ही सही है। और 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होते हैं ना, उनकी शक्ति पूर्ण रूप से संसद में है, कि संसद ही कोई भी बदलाव कर सकती है। और जो 368 वाली जो प्रक्रिया है ना, इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपन ने मतलब भारतीय संविधान में ऐड की है, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 75वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय, गलत है, ये संघ सूची का विषय, ठीक है। अंतरराज्य व्यापार या फिर प्रवासन राज्य सूची के
अधीन एक राज्य सूची का विषय है, राज्य विषय गलत है, ये भी संघ सूची का विषय। तीसरा है वो सही है कि अंतरराज्यीय संघरोध या फिर संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, ठीक है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय, ये भी गलत है, ये भी संघ सूची का विषय है। तो तीसरा सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। सी हो जाएगा सही आंसर। 76 नंबर सवाल क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है? आर्टिकल 21। पुट्टू स्वामी जो विवाद हुआ था 2017 में, उसके तहत निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल किया गया था। अभी देखिए हाल ही में 2026 में जो पैसिव यूथेनेशिया वाली जो न्यूज रही थी ना, गौरव जैन केस, गौरव जैन नहीं, हरीश राणा, सॉरी, हरीश राणा जो केस अभी न्यूज में था ना, उसको जोड़ करके बता सकता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 21। और ये सवाल 101% लिख के ले लो, यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? सीडीएस के कौन कौन से कर्तव्य बताइए। ये देखिए इस बार सीडीएस में भी पूछ लिया डायरेक्ट, ठीक है। ये सीडीएस में हूबहू 2026 वाले में सवाल आया है सेम, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई थीम के साथ साथ सवाल भी रिपीट होते हैं दूसरे एग्जाम्स में जो पूछे गए हो, ठीक है। ये इस कमेटी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, स्थायी अध्यक्ष होते हैं। सेम स्टेटमेंट पूछी इसमें सीडीएस में भी। ये तीनों सेनाओं के सैन्य कमान के बराबर नहीं होते, ये समन्वय करते हैं, और जो तीनों सेना अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के बराबर का इनका ओहदा होता है, ठीक है ना। कोई सैन्य कमांडिंग इसके पास नहीं होती इनके पास, ठीक है। दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत होते ही एलिमिनेट हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है इसमें, ठीक है। और शेखरकर समिति के आधार पर इस पद का सृजन हुआ था, ठीक है। ओके, अब देखिए अभी जो सेना द्वारा अभियान चलाए गए थे स्थानीय जन समुदाय के साथ में उनके उत्थान के लिए, तो उसको ऑपरेशन सद्भावना कहेंगे। अभी श्रीलंका वाला न्यूज में आया था, अपनी सीडीएस में एग्जाम में आया था। ऑपरेशन क्या था उसका नाम पता नहीं है मुझे, लेकिन जो दित्वा चक्रवात आया था ना, तो भारत ने श्रीलंका को सहयोग प्रदान किया था। तो उसको आप गूगल करके देख लेना कि उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ठीक है। 79 नंबर सवाल क्या है? विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा किन किन देशों के मध्य? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो सीमा है ना, वो 8,890 किलोमीटर की, वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। ओके, बाकी भी जो दे रखे ना, इनको मैंने बता दिया कि इनकी लंबाई कितनी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लोकसभा के आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में ये एक एडहॉक समिति थी, ठीक है, तदर्थ समिति थी, ठीक है। 2000 से ये तदर्थ थी, 2015 में इसको स्थायी बनाया गया। तो पहला तो ठीक है। दूसरा क्या है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। नहीं, राज्यसभा का सदस्य भी कर सकता है। तो दूसरा गलत है। दूसरा निकालो, ये निकल गया, तीनों निकल गए, केवल सी सही है, 1 और 3। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो कि न्यायालय के अधीन है ना, न्यायाधीन। तो ठीक है, सही बात है। ओके, ठीक है। 81 नंबर सवाल क्या था? नारी शक्ति वंदन एक्ट, जो कि उस टाइम में काफी न्यूज में भी था। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करना विधानसभाओं में, ठीक है। तो ये 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगी? नहीं, गलत है। ये जो अगले चुनाव होंगे ना, अगला जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद में ये लागू होंगी। इसको 15 वर्षों तक रखा जाएगा शुरू में, ठीक है, सही है। इसमें जो SC ST के जो कोटे हैं ना, उसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण उपबंध है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो भी चुनाव होगा और उसके बाद परिसीमन के बाद में जो भी चीजें लागू होगी ना, तो तब इसको लागू किया जाएगा। 81 जो क्वेश्चन में जो एक्ट दे रखा उसको। अभ्यास मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच में था, पहला गलत है, तो तीनों ही हट जाएंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेट भी करना है कुछ कुछ क्वेश्चंस को। प्रतिषेध एक्ट, रिट जारी करने की जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां होती है ना, उसके बारे में। हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। प्रतिषेध मतलब निषेध करना, प्रोहिबिट करना। निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करने के ऊपर रोका जाता है कि भाई आप रुक जाइए, आपका अधिकार क्षेत्र ये नहीं है। तो सी आंसर सही है इसमें कि भाई किसी भी निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिषेध करना, यानी उनको रोकना कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसमें आप अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताना सही कौन सा है? वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को ST के रूप में मान्यता देता है या फिर घोषित करता है। नहीं, पहला गलत है। राष्ट्रपति आर्टिकल 342 के तहत किसी भी
समुदाय को एसटी के अंतर्गत रखेगा। ठीक है, तो घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल घोषित नहीं करेगा कि भाई कौन सी एसटी कम्युनिटी बनेगी। किसी राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं कि वे दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ठीक है ना, सही बात है। स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, आर्टिकल 342 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि एसटी से हटाने संबंधी जो मामला है ना, वो राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना में बदलाव करके इसको मतलब जारी कर सकता है, लेकिन फाइनल जो भी मामला होगा ना, वो संसद द्वारा तय किया जाएगा कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, शामिल करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है ना, वो राज्य केंद्र को बताता है कि भाई सिफारिश करता है कि इस कम्युनिटी को एसटी में शामिल करना है। फिर वो मामला जाता है जनजातीय मामले जो मंत्रालय है उसको। फिर नृवंशीय आधार पर एक समिति गठित होती है कि भाई उसका मतलब उसको एसटी में शामिल करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। फिर एनसी-एसटी को भेजा जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाता है, उसके बाद फिर विधेयक होता है, फिर 2002 में पारित होता है और उसके बाद में इसको एसटी कम्युनिटी के रूप में डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। केंद्रीय बजट के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी ने तो इसके आंसर को सी माना है। ठीक है, कि भाई प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, आर्टिकल 112 के तहत। लेकिन मेरे हिसाब से राष्ट्रपति की तरफ से वो पेश होता है, तो पहला भी सही हो सकता है। नहीं, पहला गलत होगा, ठीक है ना, लेकिन मतलब यूपीएससी ने इसको सही माना है। आर्टिकल 113 है, 112 तो आर्टिकल जो राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्धारित करता है, ठीक है ना। और सार्वजनिक धन पर कार्यपालिका राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जो कि मतलब संविधान में भी है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर को सी माना है। आप एक बार ऑफिशियल आंसर को एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है ना। और बजट शब्द का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है ना। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ठीक है, एस जयशंकर ने। अब देखिए 3 स्टेटमेंट थी। अर्जेंटीना में सबसे खराब आर्थिक संकट अभी तक का है। सूडान में मतलब सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध है। और तुर्की जो नाटो ने अपनी सदस्यता रद्द की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुर्की अभी भी नाटो का सदस्य है, तो केवल 2 इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2026 के लिए जैसे सूडान है, इथोपिया है, ईरान, इजराइल, यूएसए है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, तो अभी भी न्यूज में इसको देख लेना आप गूगल कर करके कि ये स्पेसिफिक किस रीजन की वजह से न्यूज में बने हुए। ठीक है, ओके। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुमेर पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। ठीक है, सही है। सुमेर पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ये भी सही है। और दोनों ही कथन कारण की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, 2026 के लिए हॉर्मुज जल संधि, ये न्यूज में ईरान संबंधी जो भी पाइपलाइन हो उसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है ना। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। ठीक है ना, सही बात है। और लाल सागर में नदियों का जल प्रवेश नहीं होता। ठीक है, सही है। कोई भी बड़ी नदी का जल प्रवेश नहीं होता है, तो इसमें यूपीएससी ने भी सी माना है इसका आंसर। सही है। अब लाल सागर में बाबल मंदेव जो है, अदन की खाड़ी है, अरब सागर से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है, तो इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेना। अकाबा की खाड़ी है, सुएज खाड़ी है, तो ये रीजन काफ़ी न्यूज में भी है इस बार भी, तो इस मैपिंग वाले एरिया को आप देख लेना। वैसे अपन करंट अफेयर्स वाली सीरीज में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका डी आंसर सही है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। ठीक है ना, जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, उससे सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। 91 नंबर सवाल क्या था कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है। ठीक है ना, साहिल जो कि अफ्रीका का क्षेत्र है ना, मध्य अफ्रीका, तो वहां पर क्या होगा भाई, कई देशों में सैन्य तख्तापलट हो रखा है, उसी वजह से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है और जो अस्थिरता है वो बनी रहती है। ठीक है, तो केवल ये आंसर सही हो जाएगा कि भाई व्याख्या भी कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से सेवों का आयात नहीं करता। सीधा गलत हो गया ना भाई, स्टेटमेंट गलत होगी। अभी सितंबर 2023 में ही मतलब आयात किया है, और आयात 40 गुना बढ़ा भी है, तो पहला गलत होते ही ये डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है, तो वो पीठासीन तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसकी अध्यक्षता तो नहीं करेगा सदन की, ये तो सही है, लेकिन उसे बोलने का अधिकार तो होगा और पहला वोट दे सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट जो कि डिसाइडिंग वोट होगा वो नहीं दे सकता। ठीक है ना, तो वो सही है। मतलब दोनों ये गलत है कि बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो ये भी गलत है, और वो पहला वोट नहीं दे सकता, ये भी गलत है, तो केवल पहला सही है। ठीक है,
ओके, दूसरा गलत होता है, ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे सारे। भारतीय संसद के संदर्भ में बताना है कि ये कथन में से कितने सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है। ठीक है, सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक लोकसभा के विघटन पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक का प्रावधान कर दिया है, वो लोकसभा के विघटन होने पर व्यपगत होता है, तो ये गलत है। अब जब आर्टिकल 101 के तहत 108 के तहत राष्ट्रपति ने बोल रखा है कि भाई इसका संयुक्त बैठक होगी, भले उसके बाद में लोकसभा विघटित हो जाए, लेकिन जब नई लोकसभा आएगी तब संयुक्त सेशन में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो केवल बी सही हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 107 लोकसभा में लंबित विघटन पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में लंबित है तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया गया तो कोई भी विधेयक खत्म नहीं होगा उस टाइम। अब देखिए 95 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में बताना है कि भारत के संसद के संबंध में पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, तो गलत है। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श तो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए होता है। ठीक है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे सदन के सत्रावसान के करने का कोई भी वर्जन नहीं है जो कि सत्र में। ठीक है, सही बात है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर के मंत्रिपरिषद से परामर्श किया जा सकता है। दूसरा और तीसरा सही है। हालांकि देखना है, आर्टिकल 85 संसद सत्र सत्रावसान और विघटन से रिलेटेड बातें करता है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यों के निष्पादन के लिए परामर्श कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, सत्रावसान क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन हो जाता है ना सेशन का, उसके बाद में पहला जो बैठक बैठती है सत्रावसान, वो होता है पहली बैठक, उसी को कहते हैं सत्रावसान। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है और कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर सकते हैं, और लेकिन राष्ट्रपति उसी सेम डे या सदन सत्र में हो तब भी सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल बातें जो आपको एक बार लक्ष्मीकांत से आप देख लेना, ये खुद के नोट से एक बार उसको देख लेना, सत्रावसान कैसे होता है और स्थगन कैसे होता है। ठीक है, 96 नंबर सवाल क्या, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, सही है। और यूरोपीय संघ ने 2040 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी की जो प्राप्त करने की आशय रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए इसको लागू किया। 2040 नहीं है, 2050 तक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, सी हो जाएगा सही। 97 नंबर सवाल क्या है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में विफल हुआ है। ये गलत है। अभी पढ़ा है कि भाई वेनेजुएला में अभी भी आर्थिक संकट बना हुआ है। ठीक है, पहला गलत है, डी हो जाएगा सही। दूसरा सही है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है, सही है। ठीक है, 98 नंबर सवाल क्या है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत बताना है कि कौन से सही है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण कर रही है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना ही। इस योजना के तहत भू संपत्ति मानचित्रण डिजिटलीकरण किया जाएगा। ठीक है, स्थानीय भाषा में उपलब्ध सारे अधिकार मतलब अभिलेख पत्र होंगे, तो तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीनों सही हो जाएंगे। 22 भाषाएं जितने भी है ना, और सीडेक पुणे की सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब बताना 99 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बताना है कि कौन सा सही है। अब इसमें ये जो दे रखे हैं प्रसवोत्तर मतलब प्रसव हो गया उसके बाद में 6 महीनों की स्वास्थ्य चिकित्सा भी गारंटी प्रदान की जाएगी, ये गलत है, एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, संस्थागत प्रसव तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने तक की पूरी गारंटी ली जा रही है चिकित्सा देखभाल की, तो ये गलत है, पहला निकलते ही। अब देखिए दूसरा क्या है, इस योजना के तहत कुछ विशिष्टता वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छता से निजी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को केंद्रों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सही है, पॉजिटिव है। श्रम योगी मानधन के बारे में बताना है, इस योजना में नामांकन के लिए आपकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, नहीं 18 से 40 वर्ष, तो पहला गलत है, ये निकल गया, ये निकल गया। दूसरा तो सही हो गया ऑटोमेटिकली। तीसरा बताना कि इस क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। ठीक है ना, वो जैसे भी आपने कंट्रीब्यूशन किया 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक। ठीक है, तो 60 वर्ष की आयु होने के बाद आपको 3,000 रुपए की एक निश्चित पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, बी हो जाएगा सही। तो देखिए 2024 वाला पेपर अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है, और अगला जो सेशन होगा वो 2025 वाले पेपर का होगा। तो इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर करते रहिए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।